हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और मैं करने लगी हूँ मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम। एज इन दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं, बट जो भी घर में जो काम होते हैं उनमें मेरे लिए सबसे मुश्किल है झाड़ू पोछा करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी मैं वैक्यूम क्लीन कर देती हूँ। बट वैक्यूम करने से क्या होता है ना, सारी गंदगी नहीं हटती है। हालांकि वो बहुत सेफ़ एंड क्लीन मेथड है टू क्लीन, लेकिन थोड़ा झाड़ू ही मैं प्रेफर करती हूँ अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है अच्छी तरह से। क्योंकि वैक्यूम का जो वो नोज़ल होता है ना, वो समहाउ दिस इज़ माई बिलीफ, क्योंकि मेरा वैक्यूम क्लीनर उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं है तो उससे उतनी अच्छी सफाई नहीं होती। तो जब शर्मा जी और मैं दोनों मिलकर सफाई करते हैं ना, तो ज़्यादातर वो वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते हैं और मैं पोछा लगा देती हूँ, या वाइस वर्सा। लेकिन जब मैं अकेले ही सफाई कर रही हूँ तो मैं फिर झाड़ू लगाना पसंद करती हूँ। झाड़ू लगा रही हूँ और फिर पीछे पीछे मैं मतलब एक रूम का झाड़ू किया और उसी रूम का फिर मैं पोछा भी कर दूँगी, एंड देन द सेकेंड रूम। और मेरे पास है ना जो स्पिन मॉप है वो दूसरा था, वो अच्छा था, 5 साल से मेरे पास है, बट अभी लेटली वो कुछ ख़राब होने लगा था। शर्मा जी ने उसे रिपेयर भी किया, बट वो ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस के साथ मूव होता था, बहुत मेहनत लगानी पड़ती थी उस पर। और ये जो कलाई की नसें होती है ना, मेरी तो दर्द होने लगती थी। इसलिए फिर हम लोग गए थे मार्केट, तब ये वाला मॉप वहाँ मिला। उस वक्त क्वालिटी वगैरह देखने का टाइम नहीं था, जो मिले वही अच्छा, तो हम लोग ये ले आए हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ये सेलो का है, उतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, 1400 समथिंग का था। एंड देन दिस इज़ गुड, मुझे ये पसंद है। तो इससे झाड़ू पोछा लगाना मतलब पोछा करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे पास है ना झाड़ू पोछा लगाने के लिए डोमेस्टिक हेल्प थी। बाकी सारे काम मैं खुद ही करती हूँ हमेशा से, बट देन अभी इस लॉकडाउन के चक्कर में वो नहीं आती है, तो अभी ये झाड़ू पोछा लगाना फिर मेरा काम हो गया है। शर्मा जी भी कभी कभी हेल्प करा देते हैं। तो जो मेरा पुराना वाला स्पिन मॉप था ना, वो इसलिए 5-6 साल चल गया क्योंकि उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वंस इन अ वाइल वो कभी निकलता था जब कैलाश बहन नहीं आती थी। बट अभी मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। उसको ज़्यादातर तो शर्मा जी यूज़ करते थे कार साफ़ करने के लिए, या फिर जब कैलाश बहन छुट्टी पे है तब वो इस्तेमाल होता था। बट अभी उसको कर दिया टाटा बाय बाय। नहीं अच्छा काम कर रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। काम करना है, थकाना नहीं है ना खुद को, वैसे ही सारे काम अब खुद ही करने पड़ते हैं। तो झाड़ू पोछा हो जाने के बाद यहाँ पे हो रहा है हेयर ऑयलिंग सेशन। एक्चुअली मैं अपने बालों में तेल लगाने बैठी थी, तो शर्मा जी ने कहा कि तुम्हारे बालों को मैं कर देता हूँ, मेरे बालों को तुम ऑयल कर देना। और मैं उनको मसाज दे रही हूँ तो उनको एफिशिएंट इनफ नहीं लग रहा है। ही वांट्स कि थोड़ा अच्छे से स्क्रैच करके किया जाए। उन्होंने मेरे बालों को तेल पहले लगा दिया क्योंकि फिर कहीं मैं मना ना कर दूँ तेल लगाने के लिए, क्योंकि मैं ना बहुत स्लीपी फील करती हूँ अगर मेरे बालों को कोई छुए तो मैंने उनको मसाज भी दिया, पर ही वॉज़ नॉट हैप्पी इनफ। तो बाद में आप देखिए आगे क्या हुआ। आप जीत रहे हो? पता नहीं। आप फर्स्ट पोजीशन पे हो। पापा यूज करो नाइट्रो। परफेक्ट नाइट्रो करना अगली बार, उससे आप ज्यादा आगे जाओगे। पापा मुझे गेमर जैसा लग रहा है। पापा परफेक्ट नाइट्रो उस वक्त तो ज्यादा आए मैं खुद ठंडी लग रही वहाँ पे। अभी तो आगे बैठना। कितने ला पाएंगे इसमें? एक नहीं दो। पापा परफेक्ट नाइट्रो ओके। पापा आपको पता है एक बार मैंने क्या किया था? वही 253 वाली गाड़ी की बात कर रही हूँ ना, 353 जो मैं भूल गई। तो फिर मैंने उसी गाड़ी से बैरल रोल वाला जो रैंप होता है उससे फ्लैट स्पिन किया। अच्छा, हाँ। वाह। यहाँ पे हुआ है शर्मा जी और खुशी के बीच ट्रेड। जो गेम खुशी हार रही थी, शर्मा जी वो उसको जिता के देंगे, बदले में खुशी अच्छे से शर्मा जी का सर स्क्रैच करेगी। तो ये ट्रेड दोनों के बीच हुआ है और दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं। दोनों के दोनों हैप्पी हो गए, अच्छी बात है ना।
तो ये पम्पकिन मैंने पूरा ख़रीद लिया था और इसको लाए हुए कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग 8-10 दिन की सब्ज़ी एक साथ ही ले आते हैं। तो इसमें से थोड़ा मैंने सांभर में यूज़ किया था, बाकी मैं आज इसकी सब्ज़ी कर दूँगी, वरना ये भी फिर ख़राब होने लगेगा। बाय द वे इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो मैं उस पुराने वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर पम्पकिन का स्किन ग्रीन है ना तो आप स्किन रख सकते हैं, अगर येलो है तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है। देन आपको नहीं पसंद तो आप ये स्किन हटा दीजिए, बट मैं रखने वाली हूँ। और आजकल सब्जियों की ये हालत है ना कि आपको क्या चाहिए वो सब्ज़ी आप खरीदें हैं, ऐसा नहीं है। अवेलेबिलिटी क्या है उस हिसाब से सब्ज़ी खरीदना पड़ता है। आप सब्ज़ी लेने जाएंगे पर वहाँ जो अवेलेबल है उसी में से चुनना पड़ता है आपको क्या ख़रीदना है। पहले जैसा अभी नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देन ऑल्सो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ हम लोग की फ्रीक्वेंसी बाहर जाने की भी कम हो गई है ना। बस जो मिल रहा है उसमें खुश हैं हम लोग तो। और ये आप देख सकते हैं मेरा बर्न मार्क। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे अभी कैसा है, तो अभी ये देखने में तो ऐसा है, बाकी इसमें कोई पेन नहीं है। 2 दिन से मैंने आटा नहीं लगाया है, ना ही मैंने एक भी बर्तन धोया है। माय हस्बैंड इज़ सपोर्टिंग मी। और इसमें आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे तरह तरह के सजेशन दिए। तो सिल्वर एग्स मुझे मिला नहीं, हम लोग लेने भी गए थे, बट एक लिमिट से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस। और लाइक देयर वर रीजंस मैं नहीं उसे खरीद पाई, बट देन मैंने इस पर एलोवेरा एंड देन बोरोलिन, कोकोनट ऑयल और हनी ये सभी लगाया है। आई डोंट नो कौन सी चीज़ काम कर रही है, बट अभी ये थोड़ा सा अच्छा हो गया है। अदरवाइज ये जो आप रेड देख रहे हैं ना मिडिल में, ये पूरा वाइट होने लगा था। और शर्मा जी और मैं थोड़े से पैनिक हो गए थे कहीं ये बढ़ ना जाए, बिकॉज वाइट आप समझते हैं ना, फिर वो पस वस ऐसा फीलिंग आती है। बट देन अभी लकीली एंड थैंक्स टू यू गाइज अभी काफ़ी बेहतर है। मैं सारे काम आराम से कर पा रही हूँ। तो इतना पम्पकिन मैंने काट लिया है, इसकी मैं सब्ज़ी करूँगी। और ये जो इतना बच गया है ना, इसको मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। मैं शायद इसका रायता या पराठा कुछ बनाऊँगी और रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छे बनते हैं दोनों रेसिपीज़। आजकल रिसोर्सेज को बहुत संभाल के यूज़ करना पड़ रहा है। इनफैक्ट मेरी एक सब्सक्राइबर कह भी रही थी कि अभी एक मिर्ची वो तो संभाल कर चल रहे हैं, तो वही अच्छा है गाइस। बार बार बाहर ना जाना पड़े, बस वही आपकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सब्जी मेरा रेडी हो गया है और अभी हम लोग बनाएंगे बेसन की बर्फी। बहुत वक्त से मेरे टू डू लिस्ट में था और आप में से भी बहुत लोग वेट कर रहे थे रेसिपी का। ये एक बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट, मतलब कि इसमें सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट जाते हैं और बहुत अच्छी रेसिपी है ये और बहुत ही टेस्टी बर्फी बनती है। थोड़ा सा मेजरमेंट्स का आप ध्यान रखिएगा। मैं किस तरह बनाती हूँ वो वाला मेजरमेंट आपको दूंगी। तो यहाँ पे कोई भी एक कप ले लीजिए आप। मेरा ना वो कप जिससे 1 कप मेजर करता है ना वो खो गया है, तो मेरे को यहाँ पे ½ कप से मैं आपको सब कुछ मेजर करके बताऊंगी। आप चाहें तो घर की कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं, बट देन वो इसकी तरह बॉटम से
टिप तक स्ट्रेट होना चाहिए। वो नीचे से छोटा बॉटम और ऊपर आते आते ऐसे बड़े हो जाते हैं ना, ऐसा कुछ भी मत लीजिएगा। कुछ भी आप लीजिए बट वो इस तरह ही होना चाहिए, सो दैट हाफ है कि फुल है वो आप क्लियरली पहचान सकें। तो हम इससे मेजर करेंगे सब कुछ और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कितना कितना लेना है। मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ, आप चाहें तो इसे आधा या डबल कर सकते हैं आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे 2 कप बेसन, क्योंकि ये आधा कप है तो मुझे ये 4 लेने पड़ेंगे। और बेसन आप कैसा भी ले सकते हो, मैं नॉर्मल जो घर में बेसन होता है वही ले रही हूँ, क्योंकि मोटा बेसन मिले कहीं से इसके चांसेस कम हैं। अगर पहली बार बना रहे हैं तो क्वांटिटी कम ले सकते हैं, अदरवाइज ये जो रेसिपी है ना इसे आप ज़्यादा बना के रखिएगा। मतलब ये जो बर्फ़ी है इसे ज़्यादा ही बना के रखिएगा। ये बहुत सोंधी सोंधी सी टेस्टी टेस्टी सी बर्फ़ी है, फटाफट ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हो गया हमारा 4 कप बेसन। अब इसी से मेजर करके हम लेंगे चीनी। पहले मैं इसको रख देती हूँ और यहाँ दूसरे बर्तन में हम लोग लेंगे चीनी। चीनी की हमें चाशनी बनानी है। आप चाहे तो चीनी मेजर कर लीजिए और उसका फिर पाउडर बना के बेसन में बाद में ऐड कर दीजिए, बट उससे बर्फ़ी का राइट टेक्सचर नहीं आता है। मैं आपको बिल्कुल सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी सो दैट आप चाशनी के साथ भी अच्छी तरह बर्फ़ी बना पाएँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा बार क्या होता है चाशनी की वजह से ही गेम खराब हो जाता है। तो वापस 1 कप पे आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्राम से ले रहे हैं ना तो घी, बेसन, चीनी तीनों बराबर जाती हैं। फॉर एग्जांपल 200 ग्राम्स आपने बेसन लिया है तो चीनी भी 200 ग्राम्स एंड घी भी 200 ग्राम्स ही जाता है। बट इट डिपेंड्स आपको कैसा पसंद है, आप कम घी कम चीनी, ज़्यादा घी ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। तो ग्राम्स तो उस हिसाब से, अदरवाइज 4 कप हमने यहाँ बेसन लिया है, 4 कप नहीं मतलब इसके 4 कप यानी कि 2 कप बेसन लिया है, तो इतने बेसन के हिसाब से अराउंड 1 कप चीनी जाएगी। आप चाहे तो इसे 3/4 कर सकते हो, बट मैं 1 कप ही लूंगी क्योंकि फीकी फीकी सी मिठाई मेरे घर में उतनी पसंद नहीं की जाती है। और इसके बाद पानी, तो इसी कप से आधे से ज्यादा, एज इन चीनी के आधे से ज्यादा। या फिर चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से डूब जाए, ये देखिए बस इतना पानी। यह हमें क्लोज टू 1 तार की चाशनी बनानी है, एकदम प्रॉपर 1 तार नहीं बट क्लोज टू 1 तार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 2 मेजर इंग्रेडिएंट हो गए हैं रेडी। बचता है घी, तो घी मैं मेजर करके नहीं डाल रही हूँ, आप इसमें मेजरमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी आप इसमें है ना आपको कितना घी कम या ज़्यादा लग रहा है उस हिसाब से डाल लें। कितना घी ज़रूरी आपको डालना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फिलहाल इसे रख दूंगी मैं दूसरे बर्नर पे चाशनी बनने के लिए। बस इतना घी ले लीजिए कि आपका जो सारा बेसन है ना ये आपको वेट नज़र आए, आपको लगे कि हाँ जो घी है ना इसने पूरे बेसन को अच्छे से कोट कर लिया है। बट एकदम ही बेसन घी में तैर रहा है, इतना घी मत डालिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको भूनते जाओगे ना ये अपने आप थोड़ा लाइट होता जाएगा। शुरू शुरू में इसको चलाना ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आपको फील होगा कि थोड़ा और घी डालना चाहिए, बट मत डालिएगा, ऐसा ड्राई ही इसे रहने दें। जैसे जैसे भुनेगा इसका घी आपको नज़र आने लगेगा। इस स्टेज पे बेसन सारा घी अब्जॉर्ब कर लेता है, बट जैसे ही बेसन भुनने लगेगा तो वो सारा घी छोड़ने भी लगेगा। तो इसे भूनिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, फास्ट फ्लेम पे नहीं भूनना है वरना फटाफट बेसन कलर ले लेगा और अच्छी तरह अंदर तक नहीं पकेगा।
ये देखिए ये बेसन है ना भुनना शुरू हो गया और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत इजी भी हो गया है, बिल्कुल बेसन के लड्डू की तरह। जब आप बेसन शुरू में भूनते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बाद में वो एकदम इजी टू मैनेज हो जाता है। तो ये तो है मिनिमम घी जितना आपको डालना ही है, वरना आपकी बर्फ़ी में ना मज़ा नहीं आएगा। बाकी मैक्सिमम एज आई टोल्ड यू, इसमें बेसन, चीनी और घी तीनों ही बराबर मात्रा में जाते हैं, अगर आपको उतना घी और चीनी पसंद है तो। बस ये भुनने आ रहा है, ये ऐसे लाइट होने लगता है तो इसका मतलब है कि बेसन भुनने लगा है। मैं तब से इसे स्लो फ्लेम पे ही भून रही हूँ। चाशनी बन चुकी है मेरी और पैरेलली मैंने थोड़े से ना जो बड़ी इलायची होती है काली वाली कार्डमम, उसके बीज क्रश कर लिए हैं क्योंकि इससे ही डेकोरेट होता है। बट आगे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो काजू, बादाम, पिस्ता किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, बट हमारे साइड इसी तरह डेकोरेट होता है तो मैं वैसे ही करूँगी। और ये बेसन आपको छोड़ना नहीं है, चलाते रहिए। मैंने इसे बिल्कुल लो पे किया हुआ है इसलिए मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। बिल्कुल लो पे करेंगे तो थोड़ा मैनेजेबल है, अदरवाइज़ अगर आप जो गैस का फ्लेम है वो हाई करते हो देन इसे कंटिन्यूसली फिर आपको चलाना भी होगा। इसकी खुशबू ही आपको बता देगी कि ये भुन गया है। मतलब यू हैव टू चेक बाय द कलर ऑल्सो, कलर भी अच्छा आना चाहिए, बट इसकी खुशबू इज़ इनफ टू टेल यू कि ये बस तैयार है। ये ऑलमोस्ट होने आया है, मैं थोड़ा सा इसे और कलर दूंगी। ये बेसन भुन चुका है, गैस मैंने बंद कर दिया है, बट स्टिल कढ़ाई और घी दोनों ही बहुत गर्म है, मतलब इसके अंदर जो घी है तो ये भुनता ही जाएगा, इसलिए तो इसको थोड़ी देर आप चलाइए वरना ये ना ज़्यादा कलर ले लेगा। और अब है इस बर्फ़ी को जमाने का मेन ट्रिक, और वो ट्रिक ये है कि आपको जब ये इतना गर्म है ना तो चाशनी और बेसन को मिलाना नहीं है कभी भी। इसको रूम टेम्परेचर आने दीजिए, लाइक इट शुड बी वार्म बट टुवर्ड्स रूम टेम्परेचर, कि आप इसमें उंगली डालें तो आप सह पाएँ, इतना टेम्परेचर इसका हो जाना चाहिए। और आपकी चाशनी का भी वही टेम्परेचर होना चाहिए, वो वार्म हो पर आप अगर उंगली डालें तो आपकी उंगली सह पाए। इतना टेम्परेचर आ जाने के बाद ही हम इन्हें मिलाएंगे। अगर पहले ही मिला देंगे तो आपकी बर्फ़ी फिर अच्छी नहीं बनेगी, जमेगी भी नहीं शायद। तो मैं इसे थोड़ा ना ठंडा कर दूँगी, अभी छोड़ दूँगी। एक बार कढ़ाई थोड़ा मुझे लगे कूल डाउन हो गया है कि ये और फर्दर ब्राउन नहीं हो रहा है तो मैं इसे, तो बेसन रेडी हो गया है, इधर ये चाशनी भी रेडी हो गया है, इसमें थोड़ी देर में केसर का कलर भी आ जाएगा। एंड देन मैं आती हूँ 10-15 मिनट के बाद, जब तक ये सही से ठंडा हो जाए फिर इसको हम मिलाएंगे एंड फाइनली बर्फ़ी को सेट करेंगे। आप इस टाइम में जो ड्राई फ्रूट्स आपको सजाने हैं वो सब काट के तैयार कर सकते हैं। अभी आपने देखा मैंने इसे उंगली लगाया है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इधर जो चाशनी है ये भी रूम टेम्परेचर है एकदम। या तो आप इस तरह एक थाली वाली ले लें और ग्रीस कर लीजिए, इस तरह से भी आपका जो बर्फ़ी है आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह का कोई बर्तन ले लीजिए, या तो इसे ग्रीस कर दीजिए या तो इसमें पार्चमेंट पेपर लगा दें। तो इससे क्या होगा, आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो शेप बहुत अच्छा आएगा, वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि जब आप सर्कुलर बनाते हो ना तो वो चौकोर चौकोर पीस निकालने में बहुत वेस्टेज होती है। देन सेकेंड, क्योंकि आप पार्चमेंट पेपर लगाएंगे ना तो लिफ्ट करके निकालने में बड़ी आसानी रहेगी आपको। तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ, एकदम थोड़ा थिक भी बनेगा इसमें। मैं पहले थोड़ा क्लीन कर लूँ और इसके बाद हम सारी चीज़ें मिक्स करना शुरू करेंगे। अब फाइनली जो बेसन है और जो चाशनी है इनको मिला दीजिए एक साथ और अच्छे से फिर इसको स्टर कीजिए। आपको लगे ये लूज़ है, टाइट है, कुछ भी आपको फीलिंग आए, पर आपको इसे दोबारा गर्म नहीं करना है। ऐसे ही बस ये जैसा भी आपको फील होता है बस अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, पूरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, बेसन, चीनी, चाशनी, एवरीथिंग अच्छी तरह से मिला दीजिए। आपको मैं फिर कह रही हूँ, लगेगा आपको कि ये लूज़ है, जमेगा कि नहीं जमेगा, बट डोंट डाउट, ऐसे के ऐसे ही इसको जमने के लिए रख दीजिए।
ये देखिए बर्फ़ी रेडी हो गई है। खाने के लिए रेडी नहीं है बट तैयार हो गई है। अभी इसको आपको जमने के लिए छोड़ना है और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही रूम टेम्परेचर में अराउंड 3 आवर्स, थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आपने चाशनी कैसा बनाया है। अगर आपका चाशनी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो फिर जल्दी जम जाएगा, लूज़ है तो थोड़ा और वक्त लग सकता है। बट अराउंड 3 आवर्स इसको रूम टेम्परेचर पे रहने दें। मैं अभी इसको रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रखूँगी। रोटी पराठा जो करना है वो करूँगी, उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा तब आपको काट के दिखाऊँगी। और ये बर्फ़ी बहुत आराम से सेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद बनाकर खाएंगे कितनी स्वादिष्ट है ये। एक बार ये सेट हो जाती है तो आप इसको आपके हिसाब से काट लीजिए, कितने बड़े छोटे पीसेस आपको रखने हैं। मुझे जो साइज़ चाहिए था ना उसी के लिए मैंने इसको इस कंटेनर में सेट किया है। थोड़े थिक पीसेस अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन्हें बारीक बारीक जमा सकते हैं, पर ये हर एक की पर्सनल चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आराम से काट लीजिए, बहुत इजीली कट जाती है, कोई हैसल नहीं आएगी आपको। और बर्फ़ी कट जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ। पहला टुकड़ा जो है, ये पहला पीस बर्फ़ी का, यह है भगवान जी के लिए और दूसरा है शर्मा जी के लिए। वो टेस्ट करके मुझे बताएंगे कि ये कैसी बनी। बाकी जो जितनी भी बर्फ़ी है वो सारे पीसेस को मैं अगेन सेम कंटेनर में रख दूँगी स्टोर करने के लिए, क्योंकि इस कंटेनर में लिड है ना तो मुझे ये काफ़ी ईजी लगता है चीज़ें स्टोर करने के लिए। लुक एट दिस, हाउ परफेक्ट इट इज़ लुकिंग। है ना बिल्कुल बर्फ़ी वाला टेक्सचर। और ये फ्रेश भी अच्छी लगती है बट थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी ना, लाइक आज आपने बनाया कल खाएंगे तो ये और भी अच्छी लगती है। लुक एट दिस, हाउ सॉफ्ट इट इज़। बनाइएगा और आपको कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।